पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। गुज्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद साहब। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई उप मुख्यमंत्री की दिल्ली में, अब केजरीवाल जी को सीबीआई ने बुलाया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी अग्रेसिव है। उनका कहना है कि जो सत्ता दल है, बीजेपी है और इसके गठबंधन के दल हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, आपातकालीन स्थिति ला रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल इस प्रकार से नहीं है। देखिए, अगर कुछ गलतियां हुई है उनकी जांच हो रही है। जो शराब घोटाला है वहाँ पे हुआ और उसकी जांच हो रही है। और जब उसमें कोई दोषी पाया जा रहा है तो उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। ऐसा तो किसी को अरेस्ट नहीं किया। पहले भी अगर उनके मुख्यमंत्री को भी तो बाद कई बार पहले बुलाया गया, उससे बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद जब इस प्रकार का लगा जो अधिकारी थे तभी उन्होंने उसको अरेस्ट किया। पहले तो अरेस्ट नहीं किया। अब मुख्यमंत्री जी को बुलाया। अब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर तो नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और आपने क्यों बुलाए थे, और 9 9 घंटे तक पूछताछ की। तब तो लगता था कि सारा सारा सही है। हमने कभी इतराज नहीं किया। अब वो दोष मुक्त सिद्ध हो गए। कोर्ट ने मान लिया कि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सारा सारा झूठ था जो था वो सिद्ध हो गया। अब आज भी यही है कि अगर मान लीजिए वो उन्होंने कोई गलती नहीं की तो गलती थोड़ी बढ़ा देगी ज़बरदस्ती कोई उसकी। तो उसकी जांच चल रही। जांच के दायरे में सभी आते हैं, किसी को बुलाया जा सकता है। एक तरफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जांच चल रही थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी, मंत्रिमंडल भी, दिल्ली का मंत्रिमंडल भी सड़कों पर था। बस यही तो फर्क है ना जी। यही फर्क है। जो लोग ईमानदारी का मतलब ढोल बजा रहे थे आज तक, जो शोर मचा रहे थे, जैसे ही उनकी जांच होने लगी तो तिल मिलाए गए साथ के साथ। लेकिन यही जांच का सामना हमने इतने दिन तक किया, लंबे टाइम तक किया। अब की बार नहीं किया, पहलों में किया। और ऐसे झूठे आरोप भी हमारे ऊपर लगे कि जिनमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन हमने उसका जांच का सामना किया और हम उसमें मतलब पाक साफ हो गया, जनता के सामने आए। तो मैं समझता हूँ जांच से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई दोष नहीं है तो कोई कैसे दोषी बना देगा उनको। पंजाब के जो हालात है, विशेषकर देखा जाए 1980 के दशक की तरफ लौट रहा है माहौल। वहाँ पर काफ़ी तनाव में होता नजर आया है कई मुद्दों के ऊपर। जिस तरह से ये वहाँ पर एक बार से खाड़कूवाद फिर से लौट रहा है, लोग कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी कही थी ये बात कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पंजाब में होती जा रही और वो पंजाब के लिए ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। एक टाइम में पंजाब जो था वो भारत का नंबर 1 स्टेट था, लेकिन अब धीरे धीरे वो पीछे हटता जा रहा है। उसका कारण स्वयं वही लोग हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की संख्या बहुत बड़ी ज़्यादा है, खराब लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। लेकिन अच्छे लोग अगर बोलेंगे नहीं तो निश्चित तौर से उनको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आज वो सोच अगर वो ये सोच रहे कि भाई हमें क्या लेना इससे, तो सच्चाई वो नहीं है। जो खराब है वो तो खराब है ही, उन्हें नुकसान से भी डर नहीं है। उनको कुछ भी है भी जो नुकसान वो कुछ नहीं। लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है रहा तो उससे 100% लोग प्रभावित होंगे ना जी। अगर रोजगार नहीं होंगे तो 100% लोग प्रभावित होंगे। अगर तरक्की रुकेगी तो 100% लोग प्रभावित होंगे। तो सज्जन लोग जो हैं उन्हें इकट्ठा होना चाहिए और उन्होंने ऐसे खराब लोगों के खिलाफ जो गलत दिशा में लेके जा रहे, जो भाईचारा खत्म करने लग रहे, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और जब वो बोलेंगे तो मैं समझता हूँ फिर इस चीज़ों का समाधान होगा। राहुल गांधी का बंगला खाली होने पर भी कांग्रेस भी वही सुर में बात कर रही है कि सत्ता पक्ष जो है ज्यादतियां कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी जी इस देश के संविधान से ऊपर हैं कि अगर वो एमपी नहीं रहेंगे तो उनको बंगला देना पड़ेगा? तो कांग्रेस से पूछ लो। कांग्रेस क्या काफ़ी लंबे टाइम राज रहा तो उस संविधान में ये भी अमेंडमेंट कर लेते कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चाहे मिले रहे चाहे ना रहे, उसको कमरा देने उसको देनी पड़ेगी, कोठी देनी पड़ेगी। जब तक वो हैं तब तक देंगे। तो कर लेते संविधान में संशोधन उस टाइम पर। लेकिन अब तो संविधान जिस प्रकार की इजाज़त देता है कि अगर आप सांसद हैं तो उस हिसाब से आपको मिलेगा, अगर नहीं आप सांसद हैं तो कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। उसमें कोई राहुल गांधी नहीं है, कोई भी हो जाए। आप नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर आए हैं। शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग आपके पास है। पर्यटन की दृष्टि में नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ है। क्या चीज़ें ऐसी आपको लगी जो हरियाणा में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? देखिए, एक तो बहुत सुंदर स्टेट है और कानून व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से अभी तक वो बहुत पीछे रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया। वहाँ बहुत अच्छी सड़कें हैं और सारा सिस्टम बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। और मैं समझता हूँ आगे लोग भी बड़े अनुशासित हैं।
वो पहला दौर चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन आज की तारीख में बहुत अनुशासित है। मैंने देखा कि साफ सफाई के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है। अक्सर हमारे लोग जो चर्चा करते हैं वो यूरोप की चर्चा करते हैं, वहाँ साफ सफाई। मैं दावे के साथ कह रहा कि आप यूरोप भी देखिए और आप नॉर्थ ईस्ट भी देख लो, दोनों किसी प्रकार से वो पीछे नहीं है। मतलब कहीं भी आपको छोटी सी भी चीज़ कहीं नज़र नहीं आएगी, आपको कहीं पॉलीथीन और दूसरी चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आती। बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही अनुशासित लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी, जैसे कहीं जाम लग गया तो एकदम उतावले हो जाएंगे लोग, एक लाइन की बजाय 2 3 4 5, एक साइड में पूरी पूरी में इस साइड में गाड़ी देंगे, पूरी साइड में उस साइड में गाड़ी देंगे। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि अगर 1000 गाड़ियाँ में खड़ी, यानी कि 3 किलोमीटर तक भी है, तो एक गाड़ी के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे सब खड़े। कोई आदमी इधर से उधर, इस साइड के भी लोग लाइन में खड़े, इस साइड से भी। अगर कोई वीआईपी आई गाड़ी तो वो बीच में से निकल जाएगी। कोई ऐसा नहीं वीआईपी के पीछे सारे सारे लग जाएंगे, ऐसा भी कोई नहीं करता वहाँ। तो एक बहुत अच्छा मुझे वहाँ जो लगा वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये सीखने की चीज़ें हैं वहाँ से। और पर्यटन में काफ़ी इस टाइम वहाँ बढ़ावा रहा, तो उसको भी हमने देखा, काफ़ी सुंदर जगह है और हम भी कुछ परिवर्तन करेंगे। हरियाणा का पर्यटन विभाग कभी विषम में पूरा नंबर 1 पर रहा है, लेकिन अब स्टाफ की कमी और कई चीज़ों की कमी, ये चीज़ें सरकार क्या इसको पीपीपी मोड पर लाने जा रही है? देखिए हमारा प्रयास है इसमें, और हम लीज पे भी दे सकते हैं, पीपी मोड पे भी ले सकते हैं, हम चाहते हैं। और मैं जितने भी प्रदेशों में गया, मैंने अभी तक हिंदुस्तान का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ पे सरकार उसको चला रही है और प्रॉफिट में हो। सब जगह घाटे में। ज़्यादातर जितने भी स्टेट है सब ने अपने उस सारे सिस्टम को पीपी मोड पे दे दिया या लीज पे दे दिया। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी गया, इनका भी मैंने सारी जगह पता किया, तो लगभग सारा लीज पे दे रखा। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार के चलाने की चीज़ है भी नहीं, सरकार को इससे पीछे हटना चाहिए। ये कुछ लोग इसकी आलोचना करें वो बात दूसरी है, लेकिन सरकार नहीं चला सकती, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें उतार चढ़ाव एकदम आता है। जैसे ही पीक सीजन होगा तो आप रेट बढ़ा दोगे, जैसे ही आपका सीजन ऑफ हो जाएगा आप रेट घटा दोगे। आपको कंपटीशन करना पड़ रहा है। जिस समय की बात आप हरियाणा की कर रहे हो, उस टाइम होटल जो था वो बहुत कम थे, होटल नहीं थे, तो सरकार की चीज़ थी जो भी थी, तो इसलिए लोगों को सरकार के पास ही आना था। लेकिन आज की तारीख में आपका एकदम कंपटीशन है, आपका टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ, उसके साथ ही होटल भी है। अब वो मान लीजिए पीक सीजन है तो उसने रेट बढ़ा दिए, और जब ऑफ सीजन है उसने एकदम कम कर दिए। ऑफ सीजन में आपके पास है, आपका तो रेट वही 2250 रुपये है। अब वो कहेगा जी मैं तो 1500 रुपये में दे रहा या 1000 में दे रहा, तो कैसे आएगा आपके पास? तो तुरंत निर्णय आपको बदलने पड़ते हैं। सरकार ऐसा कर नहीं सकती। अगर सरकार इस प्रकार की परमिशन देगी तो सरकार उस प्रकार से कर नहीं सकती कि सरकार अपने अधिकारियों को ये कहे कि तुम इसको कम ज़्यादा करो। सरकार तो एक ही तरीके से चल सकती है। तो निश्चित तौर से पीपी मोड पे या लीज पे वो लोग कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और जहाँ काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तो हम जो इसके विशेषज्ञ उनका भी सहयोग लेंगे, इसमें परिवर्तन लाएंगे। अगर चर्चा की जाए मिशन 2024 की, अब तो समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि 2023 चल रहा है और लोकसभा के चुनाव है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, प्रमुख रूप से कौन से मुद्दे चर्चा में रहे? नहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से जो काम हैं, जैसे तालाबों का सौंदर्यीकरण है, उस पर कि किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये एक समस्या का समाधान हो चाहिए। कहीं सड़कों की बात है, उसका भी जिस प्रकार से, शमशान घाट है, उन सारे विषयों पे किस प्रकार से ज़्यादा मतलब हमारा टारगेट ये है कि कोई भी शमशान घाट ऐसा ना हो जिसकी चारदीवारी ना हो, साइड ना हो, उसमें जाने का रास्ता ना हो, कोई कब्रिस्तान ऐसा ना हो जिसकी चारदीवारी ना हो, कोई तालाब ऐसा ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम एक तालाबों को सारों को भी ठीक कर देंगे, 14,000 से भी ज़्यादा तालाब हैं, लेकिन हमारा प्रयास है, हमने शुरू किया, आज से पहले किसी ने शुरू ही नहीं किया था, तो हम उसकी तरफ, क्योंकि पानी की तरफ हमारा विशेष ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल करके हर खेत को पानी मिलना चाहिए, कम से कम पानी दे के ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना, हर आदमी को पानी मिलना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास है। तो उन सारे कामों में लगे हैं। देखिए हमारा काम है कर्म करना, और कर्म करने में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हैं, और उसके परिणाम जो हैं वो जनता ने देने। तो परिवार विचार पत्र को लेकर विधायकों की कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से नाराजगी देखी जा रही है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न विधायक कहते हैं कि इनमें संशोधन करने चाहिए। नहीं नहीं, परिवार पहचान पत्र तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी आप कोई काम करोगे खामियां तो रहेंगी उसमें। अब आप पूरे प्रदेश के सबके परिवार पहचान पत्र बनाने लग रहे, अगर उसमें 5% लोगों का गलत बन गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए एकदम सीएस कह दिया उनको कि सीएससी में जाओ, और अगर किसी कंप्लेंट है तो दो। और सीएससी में नहीं, हमने स्वयं गया, मैं भी सारे गांव करके आया, मैंने पूरे गांव कर दिए अपने सारे के सारे अपने हल्के के, और मैंने हर गांव में जाके ये बात कही कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, आपका
जो परिवार पहचान पत्र है, आपका मानना है कि आपकी आमदनी ज़्यादा लिख दी तो आप CSC में दो, और अगर CSC भी नहीं जाना तो आप मेरे पास आओ, आप मुझे दो, मैं कराता हूँ। कहीं इतनी कंप्लेंट नहीं है, बहुत छोटी मोटी कंप्लेंट है, वो लोग ठीक लग रहे हैं, सारी सारी में ठीक लग रहे हैं। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर कर चल रही है, कांग्रेस में जबकि धड़ेबाजी भी है, सारी चीज़ें छुपी नहीं है। देखिए, जो पिछला 10 साल का राज रहा वो भेदभाव का राज रहा, मतलब चाहे डेवलपमेंट थी उसमें बहुत भयंकर भेदभाव हुआ, कल्पना से बाहर का भेदभाव है, सोच भी नहीं सकता कोई इस प्रकार का भेदभाव प्रदेश में हो सकता है। तो लोग, मैंने समझता उसको बोलने, चाहे रोजगार देने की बात रही, रोजगार देने में भी कोई नियमों का पालन नहीं किया गया, मतलब नियम एक तरफ रख दिए सारे सारे, इसी करके बहुत सी भर्तियां जो है रद्द होगी, और आगे भी कुछ ऐसी हालात और भी हैं। तो नियमों का पालन नहीं किया गया, आम आदमी इस बात को महसूस करता है, आज भी महसूस करता है। मैंने समझता कि आज भी वो भूल गया इस बात को। मैंने समझता कि कांग्रेस का कोई इसमें आज लोग भूल जाएंगे और कांग्रेस को वोट दे देंगे, मैंने समझता। और इस सरकार ने जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के, मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक जितनी सरकारें रही, पहली सरकार ऐसी है जिसमें किसी भी विधायक का और किसी भी सांसद का, किसी भी मंत्री का बच्चा कहीं बड़ी नौकरी भी नहीं लगा। अब छोटी में भी नहीं लगा वैसे तो, पर आप पुराना इतिहास ठाएगा देख लो, कांग्रेस का ठाएगा देख लो या किसी और का ठाएगा देख लो, आपको इनके ही बच्चे HCS लगे दिखाई देंगे, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर इनके बच्चे दिखाई देंगे। तो सारी इंटेलिजेंस ही हमारे टाइम में कहाँ चली गई? वो तो ज्ञान वैसा का वैसा था, बच्चों का जैसा पहले था वैसे ही अब भी है। तो अब दिखा दो ना टेस्ट क्लियर करके। तो हमारी सरकार में बिना किसी भेदभाव के जॉब दिया गया, बच्चों को नौकरी दी गई, बिना किसी भेदभाव के विकास किया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक सिस्टम दिया, अभी 1100 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों में डाल दिए, पंचायतों को दे दिया सीधा सीधा। उसमें कोई किसी का नहीं है कहाँ वो कांग्रेस का है या किसका है, सरपंच किसका है या जिला परिषद का मेंबर किसका है या MLA कौन है, कोई भेदभाव नहीं। सबके पास बराबर बराबर जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से पैसे डाल दिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री सभी विधायकों को कहा कि 25-25 करोड़ की सड़कें जिनकी रिपेयर करनी है, सब विधायक लिख के दे दें, हम उनकी रिपेयर कर दें। उसमें ये नहीं कहा कि बीजेपी वालों को कहा तुम 50 करोड़ की दे दो और कांग्रेस वालों को कहा तुम 25 की दे दो, ऐसा तो नहीं, सबको 25-25। यानी कि डेवलपमेंट के मामले में हमने स्कूल अपग्रेड करे, हमने उसमें ये नहीं कहा कि यहाँ हम ज़्यादा कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे। हमने कहा कि जितने एजुकेशन ब्लॉक है सारों में संस्कृति मॉडल स्कूल देंगे। हमने कॉलेज बढ़ाए, तो हमने ये नहीं कहा किसी से कि कंवरपाल का एरिया है तो वहाँ 4 कॉलेज बन जाएंगे, दूसरा कोई है तो वहाँ 1 बढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं किया। हमने कहा कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा, उसको कॉलेज उसके बीच में मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई सा भी कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो हमने एक योजना बनाई, हमने पूरे प्रदेश के लिए। हमने हमारा एक खाली नारा नहीं है कि भाई हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम प्रैक्टिकल कर रहे, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और आज आप देख ले कि 8 साल के राज के बाद पूरे हरियाणा में कोई एक आदमी भी ये बात नहीं कह सकता कि सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी निष्पक्षता को चुन सकते हैं और निश्चित तौर से लोग इस पर वोट पोल करेंगे। गठबंधन दल है JJP, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उप हटा दिया जाए और मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत को अगले चुनावों के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या गठबंधन बना रहेगा? देखिए, हर आदमी प्रगति करना चाहता है, कौन चाहता है ऊपर उड़ना? सभी ऊपर हटाना चाहते हैं, किसी के साथ भी ऊपर लगे हो, कभी हमारे साथ भी ऊपर था लगे, हम भी चाहते थे हमारा ऊपर हटना चाहिए, हम भी ऊपर थे कभी और प्रयास किया, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारा ऊपर हट गया। तो इसमें सोचना कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी को प्रगति की ओर सोचना ही चाहिए। कोई पार्टी है उसका लक्ष्य तो आखिर यही है कि वो अभी प्रदेश पे शासन करे और प्रदेश के बाद वो देश के बारे में भी सोचेंगे। क्या 2024 में मुकाबला हरियाणा के अंदर विधानसभा में बीजेपी का किस दल से नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, मुकाबला तो कांग्रेस के साथ ही है। आज की तारीख में तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला है निश्चित तौर से। इनेलो जो पदयात्रा कर रही है, देखिए इसके रिजल्ट अभी आने हैं। अब जब ये यात्रा पूरी होगी उसके बाद इसके रिजल्ट आने हैं अभी, लेकिन आज नहीं है, लेकिन इसके परिणाम आएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर लोगों के बीच में जाता है और नेता जो है अपनी बात रखता है, तो लोग कितने उसकी बात से सहमत हैं और कितना उसका साथ देते हैं, उसका अभी टाइम है आना है। मुख्यमंत्री जी ने भी जन संवाद शुरू किया हुआ है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार 3-3 दिन प्रवास कर रहे हैं एक जगह। मैंने तो कहा ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, उसका सबकी जिम्मेदारी है जनता के बीच में। मैं भी तो सारे को मिल गया, मैं भी सब लोगों से मिल गया, क्योंकि मालिक तो जनता ही है। आपको, आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, आप चाहे भले ही किसी बाप दादा के, आपका बाप दादा चाहे भले ही कितने बड़े नेता रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती की सीट पर बैठ जाओगे आप जाएंगे। जनता मालिक है, अगर जनता आपसे खुश है तो आपको वहाँ बैठा देगी, जनता नाराज है तो आपको उतार देगी। मैंने सारे इलाके में भी यही बात कही कि अगर मैं यहाँ बैठा तो आपकी मर्जी से बैठा, जिस दिन आप नाराज हो गए तो मुझे सड़क पकड़ा कर दोगे।
कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कि वहां बैठ जाएगा, तो जनता मालिक है। तो जनता के बीच में जाना और उसकी समस्याएं सुनना, उसके जो दुख दर्द है उसको सुनना, उन दुख दर्दों का कि उन समस्याओं का समाधान करना हमारी ड्यूटी है, तभी जनता विश्वास करेगी। धन्यवाद। देखिए, जनता जो है असली मालिक है और जनता के बीच में रहना जनता की ये मर्जी है कि किसको ताज दे, किसको राज दे और किसको ना दे। ये मानना है कंवरपाल गुर्जर का। और क्योंकि कभी बीजेपी भी उप मुख्यमंत्री बीजेपी के भी बनते रहे हैं, 1987 में डॉक्टर मंगल सैन बने हैं। इसके अलावा तो हरियाणा में जो वर्तमान परिस्थितियां बीजेपी जेजेपी गठबंधन की उप उठाने की जो जेजेपी की कोशिश चल रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हर राजनीतिक दल है वो अपने अपने प्रयास करता है। बीजेपी भी कभी उप थी लेकिन आज प्रयास करते रही तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है और मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी लगातार काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।